Hello students, welcome to Vidyan Pathshala Make Learning Smart and Easy। विज्ञान पाठशाला एक एजुकेशनल यूट्यूब चैनल है जहां पे आप लोगों को क्लास 6 से 8 तक की वीडियोस मिलती है NCERT सिलेबस बेस्ड सब्जेक्ट की। और मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी क्लास 8 की सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, जिसका एक इंट्रोडक्शन वीडियो मैं पहले ही दे चुकी हूँ। और आज का जो क्लास है, आज का जो वीडियो है, उसमें मैं पढ़ाऊंगी क्लास सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ की चैप्टर 1 की टॉपिक है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो चैप्टर है उसमें हम लोग आगे जो भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में, इस वीडियो में, उसका मेन दो चीज में फोकस करके हम लोग पढ़ेंगे। एक है व्हाई डज अ कंट्री नीड कॉन्स्टिट्यूशन, एक देश को कॉन्स्टिट्यूशन की क्या जरूरत है। और दूसरा है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स, अगर कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है तो इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है, इनके की फीचर्स क्या है। यही दो चीज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 की। ओके, यहाँ पे जो एग्जाम्पल दे रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को समझने से पहले, इसकी की फीचर्स समझने से पहले एक छोटा सा गेम के साथ इसको रिलेट करके एक एग्जाम्पल दे रहे हैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। और यहाँ पे कोई भी गेम हो सकता है, लेकिन आप लोगों की जो क्लास 8 की बुक है वहाँ पे फुटबॉल की एग्जाम्पल है, तो मैं फुटबॉल की एग्जाम्पल से ही शुरू करती हूँ। ओके, इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू बिगिन विथ फुटबॉल, अ गेम मेनी ऑफ यू हैव प्रोबेबली हर्ड ऑफ और इवन प्लेड। बहुत से लोगों ने, आप लोगों ने खेला भी है, और अगर नहीं खेला है तो आप लोगों ने इस गेम के बारे में तो जरूर सुना होगा। As the name suggests, this is a game that involves the player's feet. According to the rules of football, if the ball touches the arm of any player except the goalkeeper, okay, गोलकीपर को छोड़ के अगर किसी का भी में टच होता है खेलने के टाइम, ये फिट से खेली जाती है, लेकिन अगर किसी का में टच होता है then this is considered a foul. So if players start holding the football in their hands and passing it around, देन दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल एनी मोर। ये जो गेम है ना वो पैर से खेली जाती है। अगर किसी खेलते खेलते अगर किसी ने ये हाथ से थ्रो कर दिया या हाथ से खेला, तो ये जो होगा गोलकीपर को छोड़ के, ओके, गोलकीपर हाथ से पकड़ता है, लेकिन इनको छोड़ के अगर जो भी लोग हाथ से खेल रहे हैं तो इसका फिर गेम का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, क्योंकि इस गेम का रूल है इसे पैर से खेलना है, ऐसे ही खेला जाता है, सारे लोग इसी रूल से खेलेंगे। बीच में अगर कोई दूसरा कुछ हाथ से खेलने लगता है या फिर रूल्स को तोड़ता है तो इस गेम का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, है ना। सिमिलरली अदर गेम्स, जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि अगर आप लोगों को फुटबॉल से ज़्यादा परिचित नहीं कर पा रहे, अपने आप को रिलेट नहीं कर पा रहे, तो कोई भी गेम जो आप खेलते हैं, ओके, सच एज हॉकी और क्रिकेट, ऑल्सो हैव रूल्स अकॉर्डिंग टू विच दे आर प्लेड। Each of these rules helps define the game and helps us distinguish one game from another. जो भी सारे गेम है ना वो एक गेम से दूसरे गेम को अलग करता है। As these are fundamental to the game, we can also call them the constitutive rules of the game. जैसे कि ये सब जो है ना एक fundamental rule है, तो इसे हम लोग constitutive rules भी कह सकते हैं। Like these games, a society also has constitutive rules that make it what it is and differentiate it from other kinds of societies. In larger societies in which different communities of people live together, these rules are formulated through consensus. And in modern countries, this consensus is usually available in written form. A written document in which we find such rules is called a constitution. Okay. ये जो गेम का एग्जाम्पल से मैं बता रही हूँ कि अगर फुटबॉल पैर से खेली जाती है, अगर किसी ने हाथ से खेल दिया तो ये तो रूल का अगेंस्ट हो गया। और ये जो एक एक खेल का अलग अलग रूल्स होता है ना, ये रूल्स ही एक खेल को दूसरे खेल से अलग करता है। ओके, ऐसे ही अगर देश को देखेंगे तो एक देश से दूसरे देश का जो अलग है, कि ये हमारा इंडिया हमारा देश हो गया, अमेरिका दूसरा देश, बांग्लादेश अलग देश, क्या होता है कि हर देश का अपना अपना एक रूल होता है, ओके, जो एक देश को एक जगह से अलग करता है। तो ये जो रिटन फॉर्म में लिखी होती है जो भी सारे रूल्स है, फुटबॉल के नहीं, देश की जो भी सारे रूल्स है, सिस्टम्स है, ये सब जो रिटन फॉर्म में होता है, जिस बुक में लिखी होती है, वही है कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, इतना याद रखिएगा, जिस बुक में सारे रूल्स, रेगुलेशन, सिस्टम सब कुछ लिखा हुआ है, जो एक देश फॉलो करता है, जो सिस्टम फॉलो करता है, जो रूल्स फॉलो करता है। जैसे कि खेलने के लिए पैर से खेलना है, क्रिकेट खेलना है तो बैट बॉल से खेलना है, ये सब जो रूल्स है वो हम
खुद करते हैं और एक छोटा ग्रुप में होता है तो हमारे दिमाग में इजीली बैठ जाता है। लेकिन इतना याद रखिएगा कि देश के लिए जो रूल है पूरे सिस्टम में लाने के लिए, उससे वो जो बुक में लिखी है वो है कॉन्स्टिट्यूशन, वो है कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो अब जो क्वेश्चन है वो है आ जाता है कि व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? एक देश को कॉन्स्टिट्यूशन की क्या जरूरत है? द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स सेवरल पर्पसेस। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसका बहुत सारा पर्पस हो सकता है। फर्स्ट, इट लेज आउट सर्टेन आइडियल्स दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ कंट्री दैट वी एज सिटीजन एस्पायर टू लिव इन। Or put another way, a constitution tells us what the fundamental nature of our society is. A country is usually made up of different communities of people who share certain beliefs but may not necessarily agree on all issues. A constitution helps serves as a set of rules and principles that all person in a country can agree upon as the basis of the way in which they want the country to be governed. एक देश को संविधान की क्या जरूरत है? संविधान में जैसे मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे एक देश को कैसे चलना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसका जो रूल्स रेगुलेशन है ये सब कुछ इसमें लिखा होता है। तो इसको हम लोग दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे हम लोगों को मदद करती है या फिर सर्व करती है सिटीजन को, एक देश को, कि जैसा एक नागरिक अपना लाइफ जीना चाहता है वो वो जीने के लिए जो मदद करती है, जो जो रूल्स मदद करती है वो लिखा होता है कॉन्स्टिट्यूशन में। और इसे अगर दूसरी तरीके से कहें तो कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों को बताती है कि एक सोसाइटी की फंडामेंटल नेचर क्या होना चाहिए। क्योंकि जैसे एक मैं एग्जांपल अगर दूं कि मैं एज अ सिटीजन मैं चाहती हूँ कि मैं एक जगह से दूसरी जगह पे जाऊं तो वहाँ पे कोई भी चोरी की केस ना हो, कोई भी चोर ना हो, कोई भी रास्ते में कोई भी जो हम लोग कहते हैं कुछ मांगने के लिए आते हैं या फिर कोई भी फॉल्स केस हो जाता है। तो ये सारे जो चक्कर है बोल सकते हैं कि जो मुश्किल में लोग पड़ जाते हैं एक रास्ते से एक जगह से दूसरी जगह जाने में, तो ये ना हो। ठीक है, मैं चाहती हूँ ऐसा ना हो। अब मैं चाहती हूँ ऐसा ना हो तो क्या वो चीज़ है जिसके जो ये सबको रोक सकता है? क्या वो जो चीज़ है जो चोरी को रोक सकता है? तो वो है कॉन्स्टिट्यूशन। मैं चाहती हूँ, मैं एस्पायर करती हूँ एज अ सिटीजन कि मैं एक ऐसी ज़िंदगी जीऊँ जहाँ पे मुझे एक देश के अंदर एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए किसी भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि कोई चोरी की केस ना हो, मैं कोई भी चीज़ कैरी करके जाऊँ, मुझे किसी तरह का डर ना हो, तो ऐसा मैं जीना चाहती हूँ। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूशन में वो रूल्स है। ओके, अगर कोई चोरी करता है तो उसके लिए क्या सज़ा होनी चाहिए, अगर बाई चांस हो जाती है तो मैं किसके पास जाके कंप्लेन कर सकती हूँ। तो ये जो वे है बचने का, सॉल्यूशंस, वो सब कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, और अगर एज अ सिटीजन मुझे नहीं पता है कि कैसे जीना चाहिए तो भी कॉन्स्टिट्यूशन हमें मदद करती है, क्योंकि एक रूल, एक सिस्टम ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में बना हुआ है कि आप अगर 14 साल के नीचे हैं कोई बच्चा, ओके, मैं शायद मैं अगर बहुत ज़्यादा गरीब हूँ और मेरे बच्चे को मैं खिलाने के लिए मेरे पास इनफ पैसा नहीं है और मैंने उसे एक 14 साल के नीचे का जो बच्चा है मेरा, उसे मैं किसी काम पे लगा दी, ठीक है? तो मैं तो नहीं सोच रही हूँ उस टाइम पे कि क्या आगे जाके क्या होगा या फिर क्या प्रॉब्लम हो सकती है, मैं उस टाइम पे सोच नहीं पा रही हूँ क्योंकि मुझे इस चीज़ की नीड है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन हमें बता रही है इस जगह पे कि नहीं, एक 14 साल का बच्चा चाइल्ड लेबर नहीं हो सकता, वो काम नहीं कर सकता। अगर अगर वो काम करने के लिए जाता है, अगर किसी कोई उसे काम देता है तो उसके लिए, जो उसे काम में लगा रहा है, उसके लिए पनिशमेंट है। तो क्या हो गया, मैं चाहते हुए भी मैं गलत नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमें दोनों तरीके से हमें सॉल्यूशंस देती है। हम कह सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम का, किसी भी मुश्किल का जो सॉल्यूशन देती है वो कॉन्स्टिट्यूशन से हमें मिलती है। और कॉन्स्टिट्यूशन का क्या फ़ायदा है कि एक देश में, एक जगह में बहुत सारे कम्युनिटीज़ के लोग ओके, रह सकते हैं। जैसे कि इंडिया को हम लोग कहते हैं सेकुलर कंट्री। सेकुलर मतलब का क्या है ये मैं फिर दूसरे चैप्टर में बताऊँगी। तो इंडिया में या फिर किसी भी देश में बहुत सारे रिलीजन के लोग हो सकते हैं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्ध, जो भी है। और ज़रूरी नहीं है कि एक इंसान का बिलीफ, एक इंसान का रिलीजियस कल्चर दूसरे इंसान से मिले या फिर एक का लैंग्वेज
या किसी इंसान का, किसी सिटीजन का भाषा दूसरी जगह के सिटीजन के नागरिक के भाषा से अलग हो सकता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि नहीं, जो भी रिलीजन हो, जो भी जाति हो, सबके लिए एक देश में एक ही रूल होगा और सबके लिए ये समान होगा। ओके, किसी जैसे कि किसी भी तरह का ह्यूमिलिएशन किसी को सहना ना पड़े और कोई भी जाति किसी दूसरी जाति को डोमिनेट ना कर पाए। तो क्या होता है, मतलब एक तरीके से देखे जाए तो बहुत ही शांति से रहने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा मदद करती है कि कोई भी रिलीजन हो, कास्ट हो, क्लास हो, हम अपने रिलीजन का, अपने लैंग्वेज का हम लोग रेस्पेक्ट कर सकते हैं, हमारा प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, और जो है जो अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है, कुछ रॉन्ग हो रहा है जैसे, तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन हमें मदद करती है कि कोई भी प्रॉब्लम का ठीक से सॉल्यूशन निकल आए। ओके, अब बात करते हैं नेपाल की। नेपाल जो है, नेपाल अ कंट्री दैट बॉर्डर्स इंडिया ऑन द नॉर्थ। Until recently, Nepal was a monarchy. The previous constitution of Nepal, which had been adopted in 1990, reflected the fact that the final authority rested with the king. A pupils movement in Nepal fought for several decades to establish democracy, and in 2006, they finally succeed in putting an end to the power of the king. नेपाल जो है हमारे एक नेबर कंट्री है। ओके, इंडिया का जो बॉर्डर है वहीं पे नेपाल है। इंडिया का बॉर्डर मतलब कि नॉर्थ में, इंडिया का नॉर्थ में बॉर्डर्स में नेपाल है, और हमारे नेबर कंट्री बहुत सारे हैं, सुने होंगे, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सब। तो उसमें से नेपाल एक छोटा सा कंट्री है। तो नेपाल का जो सिस्टम था, नेपाल का जो हम जैसे कि बोल रहे हैं एक देश को दूसरे देश से अलग करता है ये कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब क्या कि रूल्स अलग कर देते हैं ना, कि उस देश में कुछ अलग रूल है, इस देश में कुछ अलग रूल है। ये डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर भी। ओके, जियोग्राफिकल एरिया, इकोनॉमिक कंडीशन, सब कुछ के ऊपर भी एक देश के साथ दूसरे देश के रूल्स वगैरह बहुत कुछ वेरी कर जाता है। तो प्रीवियस जो नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन था, वहाँ पे नेपाल का राजतंत्र था। नेपाल में राजा का जो हुकूमत है वो चलता था, राजा जो डिसाइड करेंगे वही चलेगा। लेकिन नेपाल के लोगों ने बहुत मूवमेंट्स किए, बहुत फाइट किया, उसके बाद फाइनली जाके उन लोगों ने नेपाल को एक डेमोक्रेटिक कंट्री में एस्टेब्लिश किया। तो ये डेमोक्रेसी का मतलब क्या है ये भी मैं आप लोगों को समझाऊंगी, इस वर्ड को नोट करके रखिए। अब क्वेश्चन ये है कि नेपाल ने फाइट किया, पहले हम लोग समझे कि व्हाई डज अ कंट्री नीड कॉन्स्टिट्यूशन। तो इतना तो समझ में आया कि अगर देश में कॉन्स्टिट्यूशन होती है तो उसमें नागरिक के लिए बहुत आसान होता है, बहुत कुछ सुविधा होती है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझे कहाँ जाना है, किसके पास जाना है, पहले पुलिस के पास कंप्लेन करना है, उसके बाद हम लोग किसी केस को लेके कोर्ट जा सकते हैं, हमारे पास जस्टिस मिलने का एक वे होता है कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन नेपाल के बारे में जब बात कर रहे हैं तो नेपाल के बारे में क्या है कि नेपाल में राजतंत्र है। राजतंत्र में क्या होता है कि राजा जो डिसाइड करेंगे वही होगा। तो इसलिए क्या देखें हम लोग कि नेपाल ने बहुत फाइट किया और बाद में उसको राजतंत्र से उन लोगों ने डेमोक्रेसी कंट्री उन लोगों ने स्टेब्लिश किया। तो उसके बाद का ही मेन क्वेश्चन हो जाएगा, एक खुद में एक क्वेश्चन आ रहा है ना कि क्या जरूरत थी, नेपाल ने क्यों राजतंत्र अगर था, हम लोग तो इतिहास में बहुत पढ़ते आए हैं कि राजा राजा सम्राट, महाराजा महाराज सम्राट, स्टोरीज में भी पढ़ते हैं। तो ऐसा क्या दिक्कत था कि अगर राजतंत्र था तो क्या प्रॉब्लम थी कि नेपाल ने इतना स्ट्रगल किया डेमोक्रेसी के लिए, क्यों नेपाल ने न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के लिए डिमांड किया? The reason that they did not want to continue with the previous constitution is because it did not reflect the ideals of the country that they want Nepal to be. वो लोग जैसे नेपाल को चाह रहे थे, जैसे एक देश को वो लोग चाह रहे थे, वो कॉन्स्टिट्यूशन के जो पुराना जो कॉन्स्टिट्यूशन था, ओके, जो हम लोग पढ़ रहे थे कि 1990s के टाइम पे जो वो कॉन्स्टिट्यूशन था पुराना, उसमें जो नेपाल जैसे अपना देश को जीना चाह रहा था, नेपाल मतलब कि नेपाल के सिटीजन्स जैसे जीना चाह रहे थे, उसके अकॉर्डिंग नहीं था। एंड दैट दे हैव फॉट फॉर, इसलिए उन लोगों ने लड़ाई की। The second important purpose of a constitution is to definite nature क्या है कि the second important purpose of a constitution is to define the nature of a country's political system. Okay, जो है
कि सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्पस क्या था कि कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम जो है उसे डिफाइन कर रहा था कॉन्स्टिट्यूशन. फॉर एग्जाम्पल नेपाल्स अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटेड दैट द कंट्री वॉज टू बी रूल्ड बाय द किंग एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. In countries that have adopted a democratic form of government or polity, the constitution plays a crucial role in laying out certain important guidelines that govern decision making with these societies. तो क्या था नेपाल का जो प्रीवियस जो था उसमें एक पॉलिटिकल सिस्टम की वजह से भी, लेकिन उन लोगों ने चेंज चाहा. क्यों था ऐसा? पॉलिटिकल सिस्टम में क्या था कि बता रही हूँ मैं बार बार कि राजतंत्र था और वहां पे राजा की ही रूलिंग चलती थी, और राजा की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, राजा के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो तो राजा के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे. तो यहाँ पे सिटीजन्स के हित में कुछ नहीं था. सिटीजन्स के डिमांड, जैसे कि सिटीजन अगर चाहते हैं तो बाद में जाके हम लोग ये पढ़ेंगे थोड़ा आगे जाके चैप्टर में, कि ऐसा तो हो सकता है ना कि एक हम लोग स्टोरी में पढ़ते आए हैं कि एक खराब राजा, अच्छा राजा, ठीक है, राजा बहुत अच्छा था तो राज्य के लोग बहुत खुशी से रह रहे थे. तो वो एक राजा बहुत खराब था तो राज्य में सारे लोग बहुत दुखी थे. ये एक स्टोरी का एक चीज है. अगर सोचेंगे तो राजतंत्र में ऐसा तो हो ही सकता है, अगर राजा अच्छा हुआ तो राज्य अच्छा चलेगा, लेकिन अगर राजा अच्छा नहीं हुआ तो राज्य अच्छा नहीं चलेगा. इसीलिए ये जो है इसी जगह पे आके राजतंत्र से डेमोक्रेसी का डिफरेंस हो जाता है बहुत ज्यादा. इसलिए अभी जो सिटीजन्स है वो सब चाहते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री. डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है देखेंगे, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री क्यों चाहते हैं ये बता रही हूँ आप लोग को, कि इन अ डेमोक्रेसी वी चूज आवर लीडर्स सो दैट दे कैन एक्सरसाइज पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन आवर बिहाफ. However, there is always the possibility that these leaders might misuse their authority, and the Constitution usually provides safeguards against this. This misuse of authority can result in gross injustice. डेमोक्रेसी में क्या होता है कि डेमोक्रेसी में लीडर को जनता खुद चूज करती है. वोट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, इलेक्शन के बारे में, कि 18 साल के बाद इंडिया के कोई भी नागरिक जो है वो वोट दे सकता है, वो अपना लीडर खुद चुन सकता है. तो वोटिंग सिस्टम में क्या हो रहा है कि जनता अपना नेता को खुद चूज कर रहे हैं. कैसे चूज कर रहे हैं उसके लिए लीडर्स भी बहुत सारे प्रोमिसेस करते हैं. वो अलग बात है कि सारे प्रोमिसेस शायद नहीं रख पाते हैं, लेकिन जो रूल है जिस हिसाब से होता है कि एक जो भी लीडर अपना वोट में खड़ा हो रहा है वो अपने अपने तरीके से प्रोमिसेस रखता है, और जनता उस बात को सुनती है कि कौन लीडर मेरे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए ज्यादा अच्छा काम करेगा. तो उसी हिसाब से जनता उसको वोट भी देती है और इसी सिस्टम में वो लीडर होके आता है. तो लीडर जब जनता की चॉइस से होता है, जब जनता की वोटिंग से होता है, तो लीडर की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जनता के हित में काम करे. ओके. और अगर जो राजा मतलब कि लीडर डेमोक्रेटिक कंट्री में जो लीडर होके आता है जनता वोटिंग सिस्टम से, जनता के चुनाव से, वो जो अगर वो गलत हो गया, जैसे कि हम राजतंत्र में बोल रहे हैं कि खराब राजा हुआ तो राज्य खराब, मतलब दुखी हो जाएंगे राज्य के लोग, और अच्छे राजा हुए तो वो बहुत खुशी से चैन से रह सकते हैं. तो ऐसा लीडर में भी हो सकता है ना. हम शायद, ठीक है, हम लोगों ने बहुत सारी बातें सुन के किसी लीडर को चुना, लेकिन आगे जाके वो लीडर अपना पावर का मिसयूज कर रहा है, हो सकता है. तो यहाँ पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस है, अगर राजा भी कुछ गलत कर रहा है तो उसके अगेंस्ट भी जनता आवाज उठा सकती है, आंदोलन कर सकती है. अगर डिमांड पूरी नहीं हो सकती, ये सब एक नागरिक का हक हो जाता है. ओके. अगर कुछ समझने में आप लोगों को दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा. नेक्स्ट आता है कि नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. इतना दूर तक तो समझ में आया होगा कि पहले हम लोग पढ़ रहे हैं कि पहले हम लोग इस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं. फर्स्ट वीडियो स्लाइड में ही हम लोगों ने देखा था कि व्हाई डज द कंट्री नीड कॉन्स्टिट्यूशन, एक देश को क्यों जरूरत है. उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन को और भी अच्छे से समझने के लिए हम लोगों ने नेपाल के एग्जाम्पल पढ़े कि नेपाल में राजतंत्र था, उसके बाद वहाँ की जनता ने क्यों डेमोक्रेसी की डिमांड की, क्या वो डिफरेंस है डेमोक्रेसी में और मोनार्की में. ओके. अब हम लोग देखेंगे थोड़ा और डिटेल्स में कि नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. तो क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू इक्वलिटी
to all persons and says that no citizen can be discriminated against on ground of religion, race, caste, gender, and place of birth. The right to equality is one of the fundamental rights guaranteed by the Indian Constitution. A constitution plays in a democracy is to ensure that a dominant group does not use its power against other less powerful people or groups. Okay, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या नीड है? जैसे पहले ही हम लोगों ने एक छोटा सा बताया था, लेकिन अभी फिर से मैं इस चीज को दोहराती हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो है हर सिटीजन का एक इक्वल राइट होता है। किसी के भी साथ रिलीजन, रेस, कास्ट, क्लास, जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ओके, और कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बहुत ही ज़्यादा जो खूबसूरत इसलिए कह सकते हैं कि एक देश में रहने के लिए ये डेमोक्रेसी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन जो है हर राइट को इंश्योर करता है। किसी भी डोमिनेंट ग्रुप, जैसे कि कोई भी डोमिनेंट ग्रुप डज नॉट यूज इट्स पावर अगेंस्ट अदर, ठीक है, कोई भी डोमिनेंट ग्रुप किसी एक दूसरे के अगेंस्ट पावर यूज नहीं कर सकते हैं। मतलब कि अगर कोई लेस पावरफुल पीपल है उसके खिलाफ जो मेजोरिटी है वो कुछ जो हम लोग कह सकते हैं कि मिसकंडक्ट या फिर मिसबिहेव ऐसा कुछ नहीं कर सकता है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो है आप लोग अगर बुक फॉलो कर रहे हैं तो आप लोग के बुक में एक पिक्चर दिया हुआ है जहाँ पे सुरेश, मिसेस अनिल और एक क्लास टीचर की स्टोरी है, जहाँ पे सुरेश क्लास मॉनिटर रहता है और जो मैम है वो मैम कुछ देर के लिए बाहर जाती है, उनको कुछ काम रहता है, तो वो जो सुरेश है क्लास मॉनिटर है उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के जाता है पूरे क्लास को ठीक से रखने की। उसी टाइम पे अनिल जिसके साथ उसका थोड़ा छेड़खानी होता है तो उसको वो कैसे वो अपने पावर का मिसयूज करके अनिल को कह सकते हैं कि फंसा दिया, यही चीज एक छोटा सा स्टोरी की तरह वहाँ पे लिखा गया है, वहाँ पे है। ये आप लोगों के लिए टास्क है कि इन व्हाट वे इज द क्लास मॉनिटर मिसयूजिंग हिज पावर, कैसे वो क्लास मॉनिटर अपना पावर का मिसयूज कर रहा है, ये आपको कैसे लग रहा है, ये आपको कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताना है। एंड द सेकेंड क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज द मिनिस्टर मिसयूजिंग हिज पावर। ये जो 3 सिचुएशन है उसमें से कौन सा वाला लग रहा है कि मिनिस्टर अपने पावर का मिसयूज करता है? तो देखते हैं क्या है कि रिफ्यूज टू सैंक्शन अ प्रोजेक्ट ऑफ हिज मिनिस्ट्री फॉर साउंड टेक्निकल रीजंस। एक है कि वो रिफ्यूज कर देता है कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से, जो कोई एक प्रोजेक्ट था जो कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से वो प्रोजेक्ट सैंक्शन होने के लिए मिनिस्टर मना कर देता है। तो हम लोग देखते हैं अक्सर कि प्रोजेक्ट सैंक्शन होने के बाद भी उसके बाद बहुत सारा डिफेक्ट हो जाता है। अगर कहीं पे पानी का कल बैठता है तो देखते हैं रास्ते पे कि वो पानी का कल लीक हो गया। हाँ, तो क्या होता है वो तो जो भी प्रोजेक्ट है टेक्निकल इशू छोटा हो या बड़ा हो उसके रीजन से जो एफोर्ट है, जो पैसा है, सब कुछ तो वेस्ट हो रहा है ना। तो अगर कोई टेक्निकल इशूज है तो उसे पहले सही कर लेना है, उसके बाद ही प्रोजेक्ट को सैंक्शन करना चाहिए। सेकेंड है कि थ्रेटन्स टू सेंड हिज सिक्योरिटी स्टाफ्स टू रफ अप हिज नेबर्स। अपने कुछ सिक्योरिटी स्टाफ्स को वो भेजता है अपने प्रतिवेशी के पास उन लोगों को थ्रेट करने के लिए। और थर्ड है कॉल्स अप द पुलिस स्टेशन आस्किंग देम नॉट टू रजिस्टर अ कंप्लेंट दैट इज लाइकली टू बी फिल्ड अगेंस्ट हिज रिलेटिव्स। ओके, वो मिनिस्टर का कोई रिलेटिव है जिसने कुछ गलत किया है और वो पुलिस को फोन करके बता रहा है कि जैसे उसके खिलाफ कोई कंप्लेन ना दर्ज हो। ये जो पुरानी मूवीज है ना, अगर कोई देखते होंगे अजय देवगन की मूवीज या फिर और भी पुरानी मूवीज जैसे कि गंगा जल की एग्जाम्पल तो फिलहाल मेरे दिमाग में आ रही है, तो ऐसी अगर कोई मूवीज आप लोग देखेंगे तो ऐसे एग्जाम्पल्स बहुत आप लोगों को मिलेंगे कि जहाँ पे मिनिस्टर अपने रिलेटिव या अपना बेटा जो कुछ गुनाह कर देता है, कुछ गलत कर देता है, तो उसके खिलाफ कंप्लेन दर्ज करने के लिए मना कर देता है पुलिस को या जो भी पावर में है। तो क्या लग रहा है, एक जो है वो तो सही है क्योंकि जो है अगर मैं पहले ही जैसे कि बता रही हूँ कि अगर कोई इशू है उसके बाद जाके आगे जाके दिक्कत हो रहा है तो उसे शुरू में ही रोक देना अच्छी बात है। लेकिन जो बी और सी का जो एग्जाम्पल है कि उस किसी प्रतिवेशी को डराना धमकाना या फिर गलत होने के बावजूद भी अपने रिलेटिव को सपोर्ट करना और अपने पावर का इस्तेमाल करके उसे बचाना, ये दो जो चीज है वो मिसयूज हो जाता है। ओके, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आप लोग 1 का जो क्वेश्चन है वो आंसर करिएगा। ओके,
नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज। डेमोक्रेटिक सोसाइटी में कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे? The Constitution helps to protect us against certain decisions that we might take that could have an adverse effect on the larger principles that the country believes in. For example, it is possible that many people who live in a democracy might come to strongly feel that party politics has become so acrimonious that we need to strong dictator to set this right. Swept by this emotion, they may not realize that in the long run, dictatorial rule goes against all their interest. A good constitution does not allow these whims to change its basic structure. It does not allow for the easy overgrowth of provisions that guarantee right of citizens and protect their freedom. कॉन्स्टिट्यूशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेमोक्रेटिक सोसाइटी में। कैसे? एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमें हमारा कुछ डिसीजंस के अगेंस्ट में प्रोटेक्ट करने में सहायता करती है। ओके, और यहाँ का जो रूल्स है कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो एक इसका जो इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि बहुत बहुत लार्जर प्रिंसिपल्स के ऊपर बिलीव करता है। बहुत सारे लोग हैं या फिर कभी-कभी लगता होगा हर लोगों को ही कि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये मतलब अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है और ये सही से नहीं चल रहा है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वो वहाँ का जो मेन जो चीज़ है, मेन जो विश्वास है, मेन जो नीति है, ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से रचना की गई है। और यहाँ का जो प्रोविजंस है वो लेकिन किसी की नागरिक की जो फ्रीडम है उसे नहीं रोकती। ओके, हर बल्कि जो जो एक फंडामेंटल राइट है, जो एक नागरिक की फ्रीडम है, जैसे एक नागरिक जीना चाहता है या फिर एक नागरिक की लाइफ जैसा होना चाहिए, ये सारे चीज़ों को इंश्योर करती है कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, आगे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके की फीचर्स पढ़ेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन की जो रचना की गई है ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो आप लोगों को और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी कि क्यों कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोर्टेंट है और कैसे ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है डेमोक्रेटिक सोसाइटी में। क्योंकि डेमोक्रेटिक सोसाइटी में जो है एक तरफा डिसीजन नहीं होता है, यहाँ पे लीडर और सिटीजन दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी तक जितना जितना है, अभी तक जो भी टॉपिक सब्जेक्ट जो भी है पढ़ रहे हैं, जो भी हेडिंग के अंडर में, अगर यहाँ तक कोई भी चीज़ आप लोग को लग रही है कि समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके। और विज्ञान पाठशाला का जो एजुकेशनल चैनल है विज्ञान पाठशाला, यहाँ पे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी एंड फ्यूचर। अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है तो फिर से मैं बता रही हूँ, कमेंट करके बताइए। और अगर ये वीडियो आप लोगों को लग रही है कि यूज़फुल है, हेल्पफुल है आपके लिए, तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।